नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप चतुर्वेदी, साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ एक्सपर्ट। आज फिर हम आपसे एक साइबर सुरक्षा को लेकर, साइबर सुरक्षा जागरूकता को लेकर विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये विषय है। इस पर हमने एक वीडियो बनाया था, साइबर फ्रॉड में फ्रीज खातों को अनफ्रीज कैसे करें। और ये एक ज्वलनशील मुद्दा है साइबर फ्रॉड्स को लेकर, और बहुत सारे लोगों के इस पे कमेंट आए, लोगों के कॉल आए मेरे पास में, जिसको देखते हुए उनकी प्रॉब्लम्स को मैंने देखा और मुझे लगा कि इस विषय पे हमें दोबारा चर्चा करना चाहिए। और चूंकि मैं इसे अलग अलग सभी लोगों को आंसर दे रहा हूं, पर यदि हम इसको एक कॉमन सभी के क्वेश्चन ले लें और इस विषय पर दोबारा समाधान पे चर्चा करें, तो शायद जो व्यूअर्स हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनकी इसमें सहायता होगी। तो आज फिर से हम इसी वीडियो के पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। जो पहला पार्ट था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप पहला पार्ट जरूर देखें ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएं। कुछ लोगों ने कमेंट में यही भी बताया कि वो अपने अकाउंट में किसी से राशि प्राप्त की और किसी को भेजा। आपका खाता आपके लिए है, उसका सुरक्षित प्रबंधन और सुरक्षित एक्सेस करना आवश्यक है। किसी को अपना खाता उपयोग करने नहीं देना चाहिए, अन्यथा आप अपराधी भी बन सकते हैं। सुनते हैं श्री शैलेंद्र सिंह चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मध्य प्रदेश, इस बारे में क्या सावधानियां बताते हैं। कहते हैं कि इंसान लोभ के कारण अंधा हो जाता है, और कई बार इस लोभ के व्यक्ति को सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। इंसान को अपनी किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता, परंतु कुछ लोग साइबर फ्रॉड्स के चंगुल में आकर और लालच में आकर अपने खाते किराए पर दे देते हैं, या फिर उन खातों में पैसे ट्रांसफ़र करा लेते हैं, जिसमें कि उनको बड़ी मात्रा में कमीशन मिलता है, और ये कमीशन उनको कई बार सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। क्राइम ब्रांच में कई ऐसे केसेज आए हैं जिनमें साइबर फ्रॉड्स के द्वारा लालच देकर किराए के खाते लिए गए, या उनमें बड़ा फंड ट्रांसफ़र किए गए। ये फंड्स कई बार साइबर फ्रॉड के अलावा हत्या, फरोख्ती, अपहरण या फिर हवाला का हो सकता है, जो आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। अब आज के इस विषय पे, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या करना चाहिए। लोगों के क्वेश्चंस जो मेरे पास, मैं आज वो फीडबैक भी आपसे डिस्कस करूंगा कि लोगों को किस टाइप की फीडबैक आए, लोगों का क्या समस्या आई है। तो जैसे एक भूपेंद्र सिंह जी हैं, उनका कमेंट आया कि सर किसी ने मेरे को पैसे दिए और मेरे से किसी और को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, अब अकाउंट फ्रीज हो गया है। पुलिस बोल रही है कि यह पैसा किसी चोरी किया हुआ फ़ोन से आया था। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, कोई भी व्यक्ति अगर आपको कहता है कि आप मेरे से रुपये ले लो और फिर उस रुपये को कुछ कमीशन लेकर या निःशुल्क पर किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दो, तो आपको सावधान रहना चाहिए, वो फ्रॉड का हो सकता है। भूपेंद्र जी, आपको क्या करना है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। हम एक एक करके पहले सभी के कमेंट, जो महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स लोगों की आई, मुझे लगा आपसे चर्चा करना चाहिए। फिर एक दीपक यादव जी का आया, सर मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है बलिया साइबर सेल से, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है, मेरा खाता फ्रीज हो गया है। एक और आया है अखुन सैफ, मेरा खाता फ्रीज हो गया है, मेरे पास सारी विवरण है, लेकिन कोई नहीं सुना कि लेकिन लेन देन वास्तविक है, मेरे पास सभी सबूत है, और अब आईओ कह रहे हैं कि पीड़ित को सारा पैसा लौटा दो, मैं अपनी मेहनत की कमाई क्यों दूं, मैं पुलिस का टॉर्चर और शिकार हूँ। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि यदि आपका, ये केरला हाईकोर्ट का जजमेंट मैंने आपको बताया था, इसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि आपके खाते में रुपए किसी का आया भी है और आपको नहीं पता, उसके बदले में आपने किसी को कुछ सामान दे दिया, तो आपने तो जेन्युइन रूप से वो सामान सामने वाले को पैसा लौटा दे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए ये भी हम देखेंगे। फिर बात हम करेंगे एक और, इसमें आया कि मेरा 21,000 का फ्रॉड हो गया है, अभी तक नहीं मिला, यह लोगों के बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इतना परेशान हुआ हूँ, होल्ड दिख रहा है मगर नहीं मिला। फिर एक जशवंत सिंह जी का आया है कि हेल्प कीजिए मानस, मैंने सब प्रूफ भेज दिए हैं साइबर ऑफिस में, जो क्रिप्टो परचेस करने का पैसा आया था, और मैं 5% कमीशन लेकर बाकी पैसा क्रिप्टो में कन्वर्ट एंड ट्रांसफ़र भी कर दिया, लेकिन साइबर पुलिस बता रही है कि सामने आके प्रूफ करो, नहीं तो लास्ट ट्रांजैक्शन जो कंप्लेंट हुआ है 50,000 दे दो, मेरा अकाउंट 2275 रुपये है, और मैं उसे पेटीएम से मेरा खुद का इंडियन बैंक को मनी ट्रांसफ़र कर रहा था, वह भी फ्रीज हो गया। तो यहाँ मैं आप, चूँकि इस पर एक नया मुद्दा है क्रिप्टो करेंसी का, तो क्रिप्टो करेंसी पे आप ध्यान रखिए कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी वैल्यू इंडिया में भी डिसाइडेड नहीं है।
कोई भी उसको मुद्रा के रूप में या वैल्यूएबल प्रॉपर्टी के रूप में कोई भी कानून या कोई भी बिल पास नहीं हुआ है। तो आप भले ही दुनिया के मार्केट की नज़रों में क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, पर अगर हम कानूनी भाषा में बात करें तो उसकी केवल मात्र डेटा एक मतलब डेटा के बराबर वैल्यू है, वो भी ऐसा डेटा जिसकी कोई कीमत नहीं है। अब आपके अकाउंट में चूंकि कहीं से पेमेंट आया, लास्ट जो फ्रॉड की राशि थी, उसके बदले में आपने क्रिप्टो करेंसी दी। देखिए बाइनेंस के ऊपर अभी कार्रवाई भी हुई है बैन करने की। तो बाइनेंस में जो P2P क्रिप्टो करेंसी का जो सुविधा दी जाती है, उसमें आपने गौर किया होगा कि आप वॉलेट के थ्रू आप एक्सचेंज करते हो, जबकि पेमेंट आप डायरेक्ट अकाउंट में लेते हो। तो आपको बिल्कुल ये पुलिस के लिए चैलेंजिंग होता है, उनको समझाना होगा कि भाई कैसे आप लिंक दिखाओगे कि आपने पेमेंट किस रिस्पेक्ट में लिया। जैसे जनरली आप कोई पेमेंट लेते हो, उसके बदले में किसी को मोबाइल फ़ोन देते हो, तो लगता है कि भाई 10,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन आपने दिया। आपने कोई सेवा दी, मान लीजिए कोई आप ओला गाड़ी आप चलाते हो और आपको किसी ने रुपए दिया, आपने उसके बदले में ओला की सर्विस दी, तो आपने सर्विस का चार्ज लिया। पर यहाँ पे जो आपने पेमेंट लिया क्रिप्टो करेंसी के बदले में, वो किस चीज़ का पेमेंट है ये स्पष्ट ही नहीं हो रहा है पुलिस के लिए। तो बिल्कुल पुलिस ऐसे खातों को फ्रीज करने के लिए बाध्य है, मजबूर है। फिर भी ऐसे प्रकरणों में क्या करना चाहिए, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। एक और अन्य कमेंट आया, मेरा भी फ्रीज हुआ है, गुजरात से कोई भी हेल्प करने को तैयार नहीं है, ना कोई फ़ोन उठाने को तैयार है। ऐसे और कई अलग अलग पांडिचेरी से, बिहार से मैसेजेस आए। अब मैं इसको प्रकरण को जब मैंने पूरा देखा तो मुझे लगा कि सबका एक कॉमन आंसर मुझे देना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखें कि आखिर ये मामले क्यों बढ़ते हैं। मैं एक कॉमन आंसर दूंगा जिससे आपके सभी के प्रश्नों के उत्तर निकल आएंगे और आपको क्या करना चाहिए, पुलिस क्यों फ्रीज करती है, इस पर भी हम विचार करेंगे। तो साइबर पुलिस या अन्य जांच एजेंसियों द्वारा जांच के संबंध में अपराधियों के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के मामले आ रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पे एक नई चीज आती है कि स्कैमर्स के साथ साथ कई बार इनोसेंट, जैसे आप लोग परेशान हैं, लोगों के खाते भी फ्रीज हो जाते हैं, कई व्यापारियों के हो जाते हैं। अभी एक रिसेंट मामला आया जिसमें कि एक संस्था, मतलब एक धार्मिक संस्था है, उसके अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया। हालांकि उसको बाद में न्यायालय के आदेश पे, ये केरल का मामला था, उसमें न्यायालय ने आदेश दिया कि भाई एक धार्मिक सोसाइटी के अकाउंट है, इसमें किसी ने चोरी की राशि दान कर दी, इसमें संस्था आरोपी नहीं है और संस्था को पुलिस के द्वारा आरोपी भी नहीं बनाया गया। तो ऐसी स्थिति में संस्था के खाते को फ्रीज नहीं किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से अब कई ऐसे इनोसेंट लोगों के, संस्थाओं के खाते फ्रीज होने लगे। हम इसको एक बार उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले मान के चलते हैं कैटेगरी A, B, C, 3 कैटेगरी में लोगों को डिवाइड करते हैं। तो के क्लास A या कैटेगरी A में हम उन कहेंगे जिसमें डायरेक्ट फ्रॉड की राशि, मतलब फरियादी के खाते से राशि डायरेक्ट ट्रांसफर हुई हो। फिर कैटेगरी A होगा, मतलब चोरी की राशि जिन खातों में प्राप्त हुई, उनसे उस फ्रॉडस्टर के द्वारा, स्कैमर के द्वारा कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया या किसी सोसाइटी संस्था को दे दिया, किसी व्यापार को ट्रांसफर कर दिया, किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया। जैसे अभी ये केस में आपको बताया था कि उसको कुछ रुपए डाले और कहा इसको किसी और को ट्रांसफर कर दो। तो ऐसे भी कैटेगरी के खाते हैं जिनमें ऑनलाइन पेमेंट की राशि एक खाते में आई थी और एक खाते से B खातों में चली गई, लेकिन B खाते वालों का कोई भी अपराध में लेना देना नहीं था, वो इनोसेंट है क्योंकि उनको पता ही नहीं चोरी की राशि है। अब तीसरी श्रेणी आती है कैटेगरी C, मतलब कैटेगरी B वाले लोग जो ऑलरेडी इनोसेंट थे, उन्होंने किसी उद्देश्य के लिए, किसी कार्य के लिए, किसी सेवा के लिए, सर्विस के लिए दूसरे लोगों को पेमेंट कर दी। फॉर एग्जांपल, आपने 100 रुपए की चीज ली और 100 रुपए के बदले में अब आपको रिफंड आना है 80 रुपए, तो उन्होंने बोला मेरे पास कैश नहीं, मैं आपको वापस UPI कर देता हूँ। अब आपको भी गलती नहीं, आप तो शॉप पे कुछ खरीदने गए थे, तो चूंकि उसके पास चेंज नहीं थे उसने आपको कर दी है, तो आप भी इनोसेंट हैं। अब जब कभी इसकी रिपोर्टिंग होती है तो पुलिस के द्वारा जो रिपोर्टिंग सिस्टम गृह मंत्रालय द्वारा बनाया गया है, तो जिस खाते से रुपए निकलते हैं वहां से जहां जहां जिन जिन खातों का लिंक बनता है सभी को बैन कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है। और ये जरूरी भी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वापस भी राशि नहीं मिलेगी। अब एक ताजा मामला मेरे सामने आया जिसमें एक व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ और उसमें वो तुरंत पुलिस के पास गया, पुलिस के द्वारा रिपोर्टिंग की गई सेंट्रलाइज सिस्टम पे, तो पूरी चेन ऑफ अकाउंट को उन्होंने फ्रीज कर दिया और उस व्यक्ति को लगभग 4 लाख रुपए वापस मिले। तो ये जरूरी भी है, वरना लोगों का अमाउंट वापस नहीं मिलेगा। तो इसके अलग अलग प्रकरण है, अलग अलग पहलू है। तो ऐसे में क्या पुलिस, क्वेश्चन आता है, क्या पुलिस और जांच अधिकारियों के पास बैंक खाता फ्रीज करने की अनुमति है?
या पावर है, पहला क्वेश्चन। क्योंकि कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा सर ऐसे कैसे कर दिया, पहले मैटर को समझना चाहिए था फिर फ्रीज करना चाहिए था, क्या पुलिस कर सकती है, तो अलग अलग क्वेश्चन है। तो पहले हम इसकी बात करेंगे क्या पुलिस जांच एजेंसियों को उसकी पावर है। दूसरा, क्या जो एक्चुअल कैटेगरी ए के अकाउंट मैंने आपको बताया, उसके अलावा जो कैटेगरी बी और फिर कैटेगरी सी, ये समझना होगा कि सही प्रक्रिया और गलत प्रक्रिया क्या है। इसमें कोई डाउट नहीं कि पुलिस को पावर नहीं है, बिल्कुल पुलिस को पावर है। यदि कोई राशि है, कोई संपत्ति है, वो प्रोसीड ऑफ क्राइम अर्थात किसी अपराध में संबंधित है, तो उसको पुलिस फ्रीज कर सकती है, इसके लिए प्रावधान भी है। लेकिन एक गलत प्रक्रिया भी पुलिस के द्वारा कई बार की गई जो गलत है, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा भी था कि CRPC 91 के तहत समन जारी किए जाने पर पुलिस के पास बैंक खातों को फ्रीज करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। CRPC 91 का नोटिस देके जिसके माध्यम से के तहत एक समन जारी करके जांच अधिकारी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट एविडेंस कलेक्ट करता था, उसी नोटिस के माध्यम से पुलिस अधिकारियों के द्वारा खाता फ्रीज करने का आदेश दिया जाने लगा, जो गलत था। इसको मद्रास उच्च न्यायालय ने गलत कहा। तो ये प्रक्रिया अगर आपके केस में हुई है तो आप बिल्कुल न्यायालय में बोल सकते हैं कि ये गलत है और ये कोई प्रावधान ही नहीं है कि मेरा खाता फ्रीज किया जा सके। दूसरा, यदि पुलिस आपका खाता फ्रीज करती है तो पुलिस को तुरंत न्यायालय को भी सूचित करना होता है, ये भी, क्योंकि ये सही प्रक्रिया है खाता फ्रीज करने की, पुलिस को अधिकार है, इसमें कोई शक नहीं है। पर सही प्रक्रिया क्या है? सही प्रक्रिया है CRPC की धारा 102 के अंतर्गत बैंक खातों को फ्रीज किया जा सकता है। ये एक पुलिस अधिकारी को पावर देता है कि यदि कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम अर्थात अपराध से संबंधित कोई संपत्ति है, मूवेबल संपत्ति है, तो उसको आप फ्रीज कर सकते हो, सुरक्षित कर सकते हो, और इसी के तहत बैंक खाते को भी फ्रीज किया जा सकता है। तो अब नया क्वेश्चन आता है कि क्या बैंक खाता प्रॉपर्टी के केस में आता है? क्या बैंक खाते को एज प्रॉपर्टी काउंट कर सकते हैं? तो इस पे भी महाराष्ट्र राज्य बनाम एक तापस डी नियोगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बैंक खाते को भी प्रॉपर्टी के अंतर्गत शामिल किया गया है। बैंक खाता भी एक प्रॉपर्टी होगा जिसे CRPC 102 के तहत पुलिस जब्त कर सकती है। संपत्ति जब्ती के बारे में मजिस्ट्रेट को सूचित करना अनिवार्य रूप से पुलिस की जिम्मेदारी है। यदि वो सूचित नहीं करेंगे तो वो गलत या अवैध प्रक्रिया होगी। तो इसलिए यदि किसी अपराध में कोई संपत्ति शामिल है, प्रॉपर्टी शामिल है, तो बिल्कुल पुलिस उसको जब्त कर सकती है। और बैंक खातों को फ्रीज करने सहित संपत्ति जब्त करने का ऐसा उपाय ऐसा पुलिस क्यों करती है? ताकि अदालत संबंधित संपत्ति वापस पाने में सक्षम हो सके। इसलिए पुलिस को आपका खाता फ्रीज करने, जो भी अपराध में संबंधित खाता है उसको फ्रीज करने का पावर दिया जाता है। लेकिन अब एक नया प्रश्न आता है। नया प्रश्न ये आता है कि जो इनोसेंट लोग हैं, जो C कैटेगरी के मैंने अभी आपसे चर्चा की थी, क्या वो लोग, उन लोगों का खाता फ्रीज किया जा सकता है या उसको लेकर क्या गलतियां हैं? तो ऐसे और कई मामले आए, कई न्यायालय के जजमेंट्स आए जो मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो आप लोगों के क्वेश्चंस आए हैं कि अगर यदि किसी का होता है फ्रीज तो उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। पर मुझे लगा इसके पहले हमें क्या, क्यों, इस प्रकार के क्वेश्चन का भी आंसर देना चाहिए। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि उन C और B कैटेगरी के अकाउंट्स की जो इनोसेंट है, जिनको पता ही है कि वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में, इलेक्ट्रॉनिक डेटा के रूप में जो राशि रिसीव कर रहे हैं अपने खाते में, वो फ्रॉड की है या वो चोरी किया हुआ डेटा है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? पर वो भी दो अलग अलग श्रेणी के हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में, पहले पार्ट का जो वीडियो था उसमें बताया भी था कि यदि कोई जो IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, वह ऐसे डेटा को अपने पास प्राप्त करने के लिए अपराध कहता है जिसका आपको पता हो कि चोरी का है। डेटा, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, मोबाइल फोन, कंप्यूटर रिसोर्सेज इत्यादि, जो आपको ये यकीन हो कि ये चोरी का है फिर भी आप प्राप्त करते हो जानबूझकर, वो अपराध है। पर यहाँ B और C कैटेगरी के जो खाते हैं, लोग हैं, उन्हें नहीं पता कि जो राशि वो प्राप्त कर रहे हैं डेटा के रूप में अपने अकाउंट्स में, वो चोरी की है, तो वो इनोसेंट हुए। लेकिन इसमें भी दो कैटेगरी बनती है। एक ऐसा जिनको पता नहीं है और उन्होंने कुछ बिजनेस किया है, मान लीजिए किसी ने उनको पेमेंट किया, उन्होंने उसके बदले में सामान दे दिया, या आपको किसी ने पेमेंट किया, आपने उसकी जगह किसी को दे दिया, वो एक श्रेणी हो गई। लेकिन दूसरी श्रेणी ऐसी है जैसे अभी किसी ने बताया क्रिप्टो करेंसी का पेमेंट हमने दिया। तो एक मामला आया था, तो हम अभी थर्ड पार्टी अगर बात करें तो एक ऑर्डर आया था जिसमें हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया कि जहां एक ऐसे व्यक्ति के बैंक खाते जो ना तो आरोपी हैं और ना ही शिकायत है,
पर वो थर्ड पक्षकार है, पर उसका अकाउंट फ्रीज किया गया है। तो जांच अधिकारियों द्वारा यदि अकाउंट फ्रीज किया जाता है तो इस पे बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा था कि न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि याचिकाकर्ता के बैंक खाते में राशि क्यों जमा की गई, और ना ही याचिकाकर्ता अपने व्यवसाय में धन के उपयोग पर सबूत दिखाने में सक्षम है। ना तो वो ये बता पा रहा कि उसके राशि खाते में क्यों आई, ना वो ये बता पा रहा कि उसने उसके बाद उसका क्या उपयोग किया। तो ऐसे में बिल्कुल पुलिस को ये संदेह पैदा करने का अधिकार बनता है कि भाई ये जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी का मैंने आपको बताया कि आप पुलिस को ये जवाब नहीं दे पा रहे हो कि आखिर हमने किस संबंध में, आपने कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी के संबंध में रिसीव किया होगा तो समझ में आएगा, कोई व्यवसाय सेवा के लिए किया होगा समझ में आएगा। क्रिप्टो करेंसी को तो वैसे ही किसी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी में इंडिया में काउंट नहीं करते हैं। तो इसलिए ऐसे मामलों में कोई पुलिस ने कहा कि नहीं, अगर कोई ऐसा है जो व्यक्ति सबूत नहीं दे पाता, साक्ष्य नहीं दे पाता कि उसने वो पेमेंट क्यों लिया और उसके बाद में उस पेमेंट का उसने क्या उपयोग किया, तो बिल्कुल ऐसे खाते फ्रीज किए जा सकते हैं। इस संबंध में कोई निर्णायक निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी जांच नहीं हो जाए। अब चूंकि हम थर्ड पार्टी अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, तो अब कौन सी ऐसी श्रेणी होंगी, अभी हमने बात की किन श्रेणियों में खाता जांच तक फ्रीज रखना आवश्यक है। दूसरी श्रेणी आती है जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा, या और भी अब तो केस लॉ अलग अलग हाई कोर्ट्स के आ गए, जिसमें एक मामले में एक व्यक्ति का अकाउंट जो सी कैटेगरी, जिसको हम थर्ड पार्टी कह सकते हैं, सी कैटेगरी के अकाउंट्स को फ्रीज किया गया था, जिसमें अदालत ने कहा कि इस तरह के खाते को जिसका अपराध में कोई भी रोल या कोई भूमिका या कोई संबंध शामिल नहीं है, ऐसे खातों को फ्रीज करने की आवश्यकता नहीं है और उस खाते को रिलीज कर दिया गया। ये भी पुलिस को कहा गया कृपया जांच करने के बाद ही खाते को फ्रीज करें, क्योंकि इससे किसी को निजी और व्यावसायिक नुकसान भी होता है। एक और थर्ड पार्टी अकाउंट जिसमें मैं कहूँगा कि डायरेक्ट राशि प्रोसीड ऑफ मतलब अपराध की राशि शामिल नहीं हुई, मैं बार बार कह रहा हूँ थर्ड पार्टी या सी कैटेगरी में उन्हें कह रहा हूँ जिसमें फ्रॉडस्टर के खाते से राशि आई हो, ना कि फरियादी से, तो वो थर्ड पार्टी अकाउंट हो जाएगा। तो एक ऐसे ही मामले में एक हाजी मोहम्मद सत्तार बनाम तेलंगाना राज्य का एक केस था, इसमें तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कहा था कि थर्ड पार्टी अकाउंट जो पुलिस द्वारा फ्रीज किया गया, तो आपके पास उसका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी है। आप उस अकाउंट स्टेटमेंट से यदि पुलिस को कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है जो उस खाता धारक को या खाता का अपराध में शामिल होना प्रूफ करता हो, तो ऐसी स्थिति में भी आप किसी का खाता फ्रीज नहीं कर सकते और खाते को अनफ्रीज करने का आदेश जारी किया। अभी कुछ समय पहले जो लेटेस्ट जजमेंट आया है केरल हाईकोर्ट का इस संबंध में, उसमें हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि पुलिस केवल उस राशि जो राशि प्रोसीड ऑफ क्राइम में पुलिस को लगती है कि शामिल है, मान लीजिए एक कैटेगरी जो लोग थे, फिर बी फिर सी तक पेमेंट आया, एक बार 100 रुपये आए, उसने बी को 50 भेजे, 50 बी कैटेगरी ने केवल 5 रुपये सी को भेजे, तो सी का अकाउंट अगर फ्रीज किया जाता है तो केवल 5 रुपये ही उसके लीन या सेट होल्ड किए जाएंगे, जबकि उसका खाता आप फ्रीज नहीं कर सकते, तो उसके खाते को आपको एक्टिव रखना होगा। तो न्यायालय ने कहा कि फ्रीजिंग आदेशों को अपराध में शामिल राशि तक सीमित किया जाए। जो भी आप आदेश देते हो, पुलिस को आदेश दिया गया, जो भी आप आदेश देते हो केवल जितनी राशि अपराध में शामिल है उसको फ्रीज करने का आप आदेश दे सकते हो, उसके बाद पूरे बैंक खाते को आप फ्रीज नहीं करेंगे। अदालत ने बैंकों को साइबर अपराध के तहत प्रेषकों से यूपीआई भुगतान प्राप्त करने वाले अपराध व्यापारियों के पूरे खातों को फ्रीज करने के लिए भी मना किया कि केवल उनके खातों को प्रोसीड ऑफ क्राइम तक ही फ्रीज किया जाए, तथा ये भी आदेश दिया पुलिस को कि वो बैंकों को बताएं कि आखिर जो भी खाते आपने फ्रीज करके रखे हैं वो कितने समय तक उनकी जांच चलेगी और कब तक फ्रीज किया जाना उनका उचित होगा। अब सभी का जो क्वेश्चन थे उनका कॉमन आंसर कि आपको क्या करना चाहिए और आप इस चीज़ को समझें कि आखिर पुलिस को क्या चाहिए आपसे, तो बिल्कुल आपकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि आपका खाता फ्रीज होता है, सबसे पहले आपको अपने बैंक को ईमेल या राइटिंग में आवेदन करना चाहिए और जानकारी लेना चाहिए कि खाता क्यों फ्रीज हुआ, किस के आदेश पर फ्रीज हुआ, और यदि उस आदेश की कॉपी भी आपको प्राप्त होती है तो वो भी आपको बैंक से कलेक्ट करना चाहिए। साथ ही यह भी उसमें पूछिए कि यदि प्रोसीड ऑफ क्राइम मतलब किसी अपराध से संबंधित राशि खाते में प्राप्त होना किसी पुलिस या जांच की एजेंसी द्वारा बताया गया तो वो कितनी राशि है, ये आपको बैंक। हम सेकंड स्टेज की बात करते हैं। आपको एक बार जानकारी प्राप्त हो जाती है, जानकारी प्राप्त होने के बाद आप फिर संबंधित जो भी जांच एजेंसी है या पुलिस थाना है वहाँ पे आपको उस ट्रांजैक्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी
देनी होगी। साथ ही साथ वो राशि जिस व्यक्ति के द्वारा आपको दी गई और जिस उद्देश्य के लिए दी गई उसकी भी जानकारी देनी होगी, उस व्यक्ति की जानकारी भी देनी होगी, ताकि इससे यह सिद्ध हो जाए कि आपका अपराध में लेना देना नहीं है। जिस व्यक्ति ने मुझे दिया आप उसके साक्ष्य पुलिस को देंगे तो नो डाउट यदि आप इनोसेंट हैं तो पुलिस उस अपराधी तक पहुंच जाएगी, क्योंकि पुलिस का उद्देश्य है उस अपराधी तक पहुंचना जिसने वाकई में वो अपराध किया है। एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था तीस्ता अतुल शीतलवाड़ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उचित चरण में या जांच पूरी होने पर यदि जांच अधिकारी अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट है और उसकी राय है कि बताए गए बैंक खातों या उनमें से किसी को भी आगे जब्त करने की आवश्यकता नहीं है या फ्रीज करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको फिर अनफ्रीज कर सकते हैं। अब यदि पुलिस में शिकायत के बाद भी आपने आवेदन दे दिया, रिक्वेस्ट कर ली, पर नहीं आपका अकाउंट होगा, तो फिर आपका तृतीय स्टेज है जो आपको मजिस्ट्रेट के सामने जाना होगा। अब लेकिन क्वेश्चन आता कहाँ, तो जिस मजिस्ट्रेट या न्यायालय के न्याय क्षेत्र में वो पुलिस थाना आता है जिसने जब्त किया है वहाँ आपको आवेदन देना होगा। अब यहाँ पे जो एक्सपेंस हैं, जो दूरी है, क्योंकि जो मेरे पास कमेंट्स आए, लोगों की प्रॉब्लम्स आई, कोई बिहार का रहने वाला है, उसका तेलंगाना साउथ में खाता फ्रीज हुआ है, तो इतने दूर कैसे जाएं, कैसे आएं, और इसमें कई बार कुछ अवैध प्रक्रियाएं भी सामने आई। जैसे एक केस मेरे पास सामने आया था जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा तेलंगाना पुलिस ने खाता फ्रीज किया, बाद में फिर उसमें कुछ अनैतिक रुपए वगैरह भी शामिल हो गए, तो ऐसी समस्याएं भी आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप 457 CRPC में उस मजिस्ट्रेट न्याय क्षेत्र के में जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट होगी वहाँ पे आवेदन दे सकते हो। लेकिन इसमें भी एक प्रश्न आता है, क्योंकि एक जजमेंट हुआ था, एक ऑर्डर आया था पी वेलुस्वामी पेटिशनर वर्सेज द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो मद्रास हाई कोर्ट का एक फैसला था जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आपने खाते को CRPC 91 के तहत फ्रीज कर दिया, अब उसकी सूचना हमें नहीं दी जब्ती की, और ना तो जब्ती की प्रॉपर्टी हम देख पा रहे हैं और ना हमें जब्ती की सूचना अपने समय पे दी, तो फिर वो धारा 457 के अंतर्गत हम रिलीज कैसे करेंगे। धारा 457 के अंतर्गत वही प्रॉपर्टी रिलीज की जा सकती है जिसको जब्ती करके पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत किया हो या न्यायालय को समय पे सूचित किया हो। इसलिए वर्तमान में ऐसे बहुत सारे केस लगा चुके हैं कि जैसे ही आपका खाता किसी का खाता फ्रीज होता है, अपराध में जो शामिल है उसको तुरंत मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म भी करना होता है। अंतिम स्टेज है उच्च न्यायालय। यदि फिर भी आप नहीं वहां जाना चाहते हैं, आपका खाता फ्रीज अभी भी है, तो फिर आप वहां जाने में यदि सक्षम नहीं हो तो आप अपने राज्य के उच्च न्यायालय में भी आवेदन दे सकते हो। और अभी जो मैं केरला हाई कोर्ट का आपको एक आदेश बता रहा था उसमें भी इसी प्रकार से जो राज्य में ही अपने ही राज्य में उस फरियादी के द्वारा जिसका खाता फ्रीज था उसके द्वारा आवेदन दिया गया, याचिका दायर की गई और हाई कोर्ट ने उनके खातों को अनफ्रीज करने का आदेश जारी किया। अब आता है लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा एक उपाय और है, ये है न्याय निर्णायक अधिकारी अर्थात एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। यहाँ पर भी बिल्कुल यदि आपका खाता फ्रीज है, मैं फिर कहूँगा फ्रीज मतलब उससे ना तो आपको कोई राशि निकाल पा रहे हो ना डिपॉजिट हो पा रही है, वो फ्रीज हो गया, ब्लॉक हो गया है, जबकि आप किसी अपराध में शामिल नहीं हो, तो सेक्शन 43 में F एक प्रावधान है जिसके अंतर्गत आपको आपकी जो अधिकृत कंप्यूटर रिसोर्सेस हैं, सेवाएं हैं, उनको एक्सेस करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आप बिल्कुल अपने राज्य के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो IT सेक्रेटरी संभवतः हर स्टेट में होते हैं कि हाँ आवेदन दे सकते हो कि आपका खाता खोला जाए। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपको बैंक को आवेदन करना है, जानकारी कलेक्ट करनी है, पुलिस को देना है, पुलिस से आपको जरूर सहायता मिलेगी। यदि नहीं मिलती है तो फिर आपको संबंधित मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी आवेदन देना पड़ सकता है। यदि आप वहां जाने में सक्षम नहीं हैं तो अपने राज्य के उच्च न्यायालय में भी आप आवेदन दे सकते हैं, जिससे आपका जो खाता है वो अनफ्रीज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कर पाया हूं। आप लोगों के प्रश्न आते हैं पर कई बार प्रश्न एग्जैक्ट समझ में नहीं आ पाते, तो आप लोग चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं, तो मुझसे जो भी मैं आप लोगों की सहायता करना चाहूँगा, गाइडेंस कर सकूँगा, ज़रूर आप लोगों की गाइडेंस करूँगा। वैसे मैंने इन विषयों पे आज चर्चा जो की है, मुझे लगता है कि आज जो भी आपके प्रश्न थे उनका आंसर दे चुका हूँगा। तो आप जो पहला पार्ट है वो ज़रूर देखें ताकि जो और भी जो तथ्य से संबंधित हैं उनकी भी जानकारी आपको मिल जाए और आपकी जो प्रॉब्लम है खाता फ्रीज होने की, उसको कैसे आप अनफ्रीज करा सकते हैं, ये समस्या से आप बाहर निकल पाएँ। उम्मीद करेंगे कि आज के विषय पर बनाया गया वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।